मित्रों, आज अपन बिहार पीसीएस प्री परीक्षा जो कि 12 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए विश्व भूगोल के PYQs कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, विद MDA मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ। जी हाँ, एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। चलिए फुर्ती से इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराना है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है दोस्तों? तो याद रखना, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि धूल और गैस के बादल होते हैं निहारिका। और हमारा सौरमंडल किससे मिलके बना है? सारे उपग्रह, मतलब हमारे ग्रह और उनके उपग्रह साथ साथ सूरज को मिला के हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। उसमें धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह और ग्रह भी शामिल हैं, याद रखना है। तो सही विकल्प है निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है दोस्तों? तो स्वाभाविक सी बात है, सूर्य ही होगा, यही केंद्र में है, केंद्र में स्थित है। फिर है तीसरा सवाल। जी हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। गति जो है मंद पड़ी हुई है, इस वजह से थोड़ा उत्साह कम पड़ रहा है। कंटेंट जो है आपको एकदम यूनिक मिल रहा है, सभी से यूनिक मिल रहा है, आप इसकी तुलना कर सकते हैं। मैं केवल और केवल आपको यूं ही किताब से पढ़कर नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो खुद एस्पिरेंट है सिविल सर्विसेज का, और साथ ही उसको कई बार मेंस लिखने का अनुभव प्राप्त है। तो आपको गौरवान्वित होना चाहिए सोच के कि आप ऐसे वैसे लोगों से नहीं पढ़ रहे हैं। फिर है तीसरा सवाल। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है दोस्तों, कौन थे? तो कापरनिकस थे, याद रखना है। इन्होंने इनकी पुस्तक भी पूछी जा सकती है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो लिटिल कमेंट्री इनकी पुस्तक का नाम है। कापरनिकस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। लेकिन दोस्तों, इनसे भी पहले जो है हमारे यहाँ 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है भारत के खगोलविद बराह मिहिर, इन्होंने जो है बता दिया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो हम इनसे आगे हैं इस मामले में। फिर भी ये कहते रहे कि श्वेत व्यक्ति पर जो है भार हैं आप लोग। फिर है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है दोस्तों? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है, याद रखना है। जो चीज़ें मिले तुरंत फटाफट करते चलिए, रटते चलिए। इस समय समझने का समय नहीं है दोस्तों, और समझने के लिए आप बुक्स पढ़िए। ये केवल और केवल आपको PYQs दिए जा रहे हैं ताकि आपके आते हुए सवाल गलत ना हो और दूसरों के बराबर रह सकें। बाकी आप जो भी एडिशनल पढ़ेंगे वो आपको औरों से अलग बनाएगा। करंट अफेयर आपको दे ही रहा हूँ साथियों, घटनासार का निचोड़ के तहत आपको पूरा दे रहा हूँ 1 साल का। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं दोस्तों? याद रखना है, 88 तारामंडल हैं। फिर है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है दोस्तों? तो सप्तऋषि है, याद रखना है। फिर है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखना किसका? बुध का नहीं है, और इस पर कोई वायुमंडल भी नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है और सूर्य से जो है सोलर फ्लेम्स निकलती हैं जो वायुमंडल को नष्ट करती रहती हैं। अगला सवाल। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है शुक्र। बुध के बाद शुक्र ही सर्वाधिक नज़दीक भी है, ठीक है, सूरज के, और यही सर्वाधिक गर्म भी है, क्योंकि बुध की अपेक्षा इस पे थोड़ा सा वायुमंडल है, इस वजह से ये चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस पे वायुमंडल नहीं है बुध पे, तो दिन में जितनी ऊर्जा अवशोषित करता है उतनी रात में विकृत कर देता है। फिर है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों? तो शुक्र को कहते हैं। जी हाँ, इसको सुबह का तारा या भोर का तारा, शाम का तारा कहते हैं। इसको मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों, और जो शुक्र है इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। शनि जो है बलियों से उक्त ग्रह है, याद रखना है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश दोस्तों कितने समय में पहुंचता है? तो याद रखना है 8 मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट 19 सेकेंड, याद रखना है। सेकेंड में बिरले ही आपसे विकल्प में ये पूछा जाएगा, मोटा माटी आपको 8 मिनट ही दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप 19 सेकेंड याद रखिएगा। फिर है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं दोस्तों? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए विद डिजिट। तो याद रखना है कितना? 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट,
ठीक है, मिनट तक ही जाइएगा, सेकंड छोड़िएगा। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट। और यदि इसको मोटा माटी फिगर में दिन में कन्वर्ट करें तो 365.25 दिन। फिर पृथ्वी परिक्रमण करते ही प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है दोस्तों। स्टार मारा है क्योंकि इसमें एक भी विकल्प सही नहीं है, इसको रट जाइएगा। 1 मिनट में जो है कितनी दूरी तय करती है पृथ्वी, तो याद रखना है 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। एक मिनट में जो है लगभग 28 किलोमीटर दूरी तय करती है पृथ्वी, याद रखना है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिकांश रहती है कहाँ पर दोस्तों, 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। जी हाँ, मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार दोस्तों 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच रहता है, तो यहीं पर सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है, याद रखना है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह उत्पन्न होता है। और इसकी खोज जो है जी कोरियालिस ने की थी, इसीलिए इसका नाम जो है कोरियालिस बल कह दिया गया। ये जो है हवाओं की दिशा को बताता है कोरियालिस बल। और इसका कारण क्या है दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन है। तो अब इसको गलत नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग। फिर है अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो बृहस्पति है। आपको यहाँ पर मैं 2 ट्रिक भी देना चाहूँगा। कौन कौन से दोस्तों, बुसु प्रम ब्रस यूने। जी हाँ, ये जो है ऊपर वाला जो ट्रिक है वो इस बात को निर्देशित करता है कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितने नज़दीक है। तो ये अगर सूर्य है तो इसके सबसे नज़दीक बुध है, सु का मतलब शुक्र है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अपनी पृथ्वी है, और चौथे नंबर पर मंगल है, और 5वें नंबर पर बृहस्पति है, और 6ठे नंबर पर शनि है, 7वें नंबर पर यू मतलब यूरेनस है, और 8वें नंबर पर नेपच्यून है। ऐसे ही दोस्तों नीचे वाला ट्रिक जो है वो क्या कह रहा है, ब्रस अब प्रसु मंगबू। जी हाँ, सूर्य के मतलब ये जो है नीचे ग्रहों के आकार को निर्देशित करता है ट्रिक। तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि है, वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। फिर दोस्तों बृहस्पति, शनि, और आ का मतलब अरुण है दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बा का मतलब वरुण है, वो चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। फिर प्र का मतलब पृथ्वी, ये 5वां है। तो याद रखना है सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और यदि आकार की बात करी जाए तो सारे ग्रहों में पृथ्वी 5वें नंबर पे है। तो 3 और 5 दोनों 8 नंबर हैं, याद रखिएगा। और फिर दोस्तों इसी तरह से प्रा का मतलब यहाँ पर पृथ्वी, सु का मतलब शुक्र, मंग का मतलब मंगल, और बु का मतलब बुध। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ट्रिक जो हैं साथियों रटने वाले ट्रिक हैं, दोनों को उठा के चिपका लीजिएगा अपनी स्टडी टेबल पर। फिर है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है दोस्तों, तो सबको पता होगा शनि का जो घनत्व है वह सबसे कम है, इसीलिए यह जल पर तैर सकता है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है दोस्तों, तो निफे की बात होती तो निकिल और Fe का मतलब फेरस मतलब लौह, तो निकिल और फेरम, तो सही विकल्प होगा डी, याद रखना है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में दोस्तों कितना समय लेता है, देखिए कैसे कैसे सवाल पूछ लेता है बीपीएससी। तो याद रखना है लगभग 30 वर्ष। जी हाँ, 30 वर्ष याद रखना है इसको। 10 मतलब वाला छोड़ दीजिएगा, देखिए वो प्रहरी आ गए हैं गली में। फिर है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, देखिए यूरेनस को भी पूछ लिया गया। तो याद रखना है 84 वर्ष में एक चक्कर लगाता है सूरज का यूरेनस। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है दोस्तों किससे, पृथ्वी के आयाम की माप से। जी हाँ, आयाम में कौन कौन आ जाएगा, उसके मूलभूत गुण आ जाएंगे दोस्तों, पृथ्वी की ज्यामितीय संरचना, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास इत्यादि चीज़ें जो हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण, ये सब उसके आयामों में आ जाएंगी। तो सही विकल्प बी होगा, जियोडेसी के तहत पृथ्वी के आयाम को मापा जाता है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की दोस्तों, तो याद रखना है डेविस ने प्रस्तुत की, तो विकल्प बी सही होगा। भौगोलिक अपर्दन किसी स्थान का मानक समय निर्धारित
करने का आधार क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, देशांतर रेखा करके मत आना। यदि इसमें प्रधान मध्याह्न रेखा नहीं होता तब आप इसको कर सकते थे, लेकिन जब ये भी दिया है तो आपको डी ही करके आना है। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। तो ऐसी ही मध्याह्न रेखा दोस्तों कहाँ से जाती है? तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होके जाती है, जिसको 0 डिग्री नाम दिया गया है। इसी को प्रधान मानक समय कहा जाता है और यहीं से पूरे विश्व के समय की गणना की जाती है। ये जो है यूके, स्पेन, माली, टोंगो, अंटार्कटिका, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना से होकर जाती है। याद रखना है, भारत का समय जो है मानक समय इससे 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय बताने वाली रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री याद रखना है। ईस्ट, ये भी याद रखना है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। जी हाँ, याद रखिएगा इसको, जिनमें उत्तर प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और कौन सा बचा? झारखंड। देख लीजिएगा दोस्तों, याद नहीं आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है दोस्तों कहाँ से? तो याद रखना, प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। या 0 डिग्री के विपरीत होती है, मतलब 100 डिग्री होती है, 180 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है दोस्तों? तो कुल 7 महाद्वीप हैं, इनके क्षेत्रफल को हम कैसे याद रखते हैं दोस्तों? तो ऐसे याद रखते हैं, देखिए, एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा, एन का मतलब नॉर्थ अमेरिका, एस का मतलब साउथ अमेरिका और ANTI का मतलब अंटार्कटिका, और फिर जो है यूरोप हो गया इसके बाद, और अंतिम जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो गया है। तो याद रखना है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखना है। और सवाल क्या था दोस्तों कि महाद्वीप कौन सा सबसे बड़ा है? तो अफ्रीका महाद्वीप, चूंकि इसमें एशिया नहीं है तो अफ्रीका हम सही करेंगे। कभी कभी दोस्तों देशों की संख्या भी पूछ ली जाती है महाद्वीपों में, तो ये सवाल है एक अगला वैसा ही कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? तो अफ्रीका में जो है सबसे अधिक देश हैं, कितने हैं? 54 देश हैं। यूरोप में दोस्तों कितने हैं? 51 हैं। एशिया में 50 हैं, याद रखिएगा। और उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, दक्षिणी अमेरिका में 12 हैं। उसका थोड़ा आधा कर दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका का आधा कर दीजिएगा, आधा तो हो जाएगा 12.5, लेकिन फुल फिगर में रखना है तो 12 कर दीजिएगा। तो इस तरह से चीज़ें कनेक्ट करके याद रखेंगे तो ज़्यादा समय तक विद्यमान रहेंगी आपके मन मस्तिष्क में। फिर 26वां सवाल, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है दोस्तों? उत्तरी दक्षिणी मतलब इस तरह से खड़ा खड़ा जो देश है वो कौन सा है दोस्तों? तो सबको पता होगा, चिली है। दक्षिण अमेरिका का देश है चिली, राजधानी इसकी अर्जेंटीना है। माफ़ कीजिएगा, चिली की राजधानी दोस्तों क्या है? चिली की राजधानी याद नहीं आ रही है। सेंटियागो, जी हाँ, सेंटियागो है चिली की राजधानी। अर्जेंटीना तो खुद ही एक देश है। सेंटियागो जो है चिली की राजधानी है, याद रखिएगा, सेंटियागो। फिर है, जी हाँ दोस्तों, याद आया, देखिए भूल होते होते बच गई। जो 1 लाइनर दिया था अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का घटनासार के निचोड़ के तहत, उसमें मैंने एक जगह पे बोला है कि FAO की स्थापना जो है वो 16 नवंबर को ही है। उसमें सुधार कर लीजिएगा, 16 नवंबर के बजाय 16 अक्टूबर है, ये सुधार कर लीजिएगा। कमेंट में मैंने पिन भी कर दिया इस चीज़ को। दोस्तों मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ और गलती जो है स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं होती है, तो इसको कोई इशू मत बनाइएगा। स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा, जी हाँ दोस्तों, ये सफलता के मूल मंत्र में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में लगभग 17,000 द्वीप हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है दोस्तों? तो जो दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा है बोर्नियो, याद रखना है।
बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यही सही विकल्प है दिए गए विकल्पों में। और सबसे बड़ा दोस्तों द्वीप है कौन सा, तो ग्रीनलैंड है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, कौन सा देश, तो याद रखना है जापान। जी हाँ, इसकी एक निश्चित सीमा नहीं है, द्वीपों में बटा हुआ है, तो सही जवाब जापान होगा। 1 मिनट। जी हाँ, फिर है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है, तो याद रखना है होन्शु द्वीप है। और कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है या फिर सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है। तो जापान लंबा लंबा है, तो सबसे उत्तरी है होक्काइडो, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। इस तरह से रट लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, उनके नाम ही कुछ ऐसे हैं। तो दोस्तों जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वो कहाँ स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया। ये जो है डेनमार्क का इस पर नियंत्रण है, याद रखना है। इसकी राजधानी जो है नूक है, याद रखना है। और डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, याद रखना है। आगे चलते हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत या फिर महाद्वीपीय विस्थापन, बहाव को यहाँ पर विस्थापन से रिप्लेस कर दिया गया है, विस्थापन को बहाव से रिप्लेस किया गया, समझ जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी दे देते हैं ये लोग ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों, तो याद रखना है वेगनर के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार आज से लंबे वर्ष पहले, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जो है समस्त महाद्वीप जो हैं एक बिंदु के रूप में थे, इकट्ठे थे। इनके कहने का तात्पर्य ये था कि सभी जो थे इकट्ठे थे, इसको पैंजिया कहा जाता था। बाद में जो है ये अलग अलग हुए प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, तो फिर अन्य महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जी हाँ दोस्तों, जब ये पैंजिया था तो इसके चारों ओर जो सागर था उसको दोस्तों पैंथालसा कहते थे, पैंथालासा सागर कहा जाता था। तो ये सवाल भी पूछ लिया जाता है खासकर पीजीटी में। आग्नेय चट्टानों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन आग्नेय चट्टानों के लिए सही है, तो याद रखना है, इसको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कई सवाल आपको मिल जाएंगे। तो सही सत्य कथन कौन सा, वे क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, लेकिन उनमें संरत्न नहीं होते हैं, उनमें जीवाश्म भी नहीं होते हैं और उनमें सिलिका भी नहीं हो, उनमें सिलिका होता है। तो ये कथन जो है आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यही घुमा फिरा के रख दिए जाते हैं। ऐसे ही अगला सवाल है, इसको भी रट जाइएगा, एकदम सारे कथनों सहित इसको रट जाइएगा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो मैं सत्य वाला ही बताऊंगा, बाकी आप समझ लीजिएगा। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, याद रखना है। अवसादी मतलब अवसादों के एकत्रीकरण से होती इनका निर्माण होता है। तो अवसाद जब इकट्ठे होंगे तो कुछ परतें तो बनेगी ही बनेगी ना, तो इसीलिए ये स्तरों में निक्षेपित होते हैं, परत बाई परत, लेयर बाई लेयर। और स्वाभाविक सी बात है, जब लेयर बनेगी तो इनमें रवा नहीं होगा, तो ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। फिर अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही हैं, तो याद रखना है कौन से कथन सही हैं। बी वाला मतलब 1, 2 और 4, कौन कौन से हैं 1, 2, 4, याद रखना है। एक है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये भी सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाके की विशेषता है, तो ये गलत है। चौथा है एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, तो चौथा सही है। थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों ताकि आपको निश्चित हो जाए कि क्या है कैसा है। तो हिम के पिघलने से प्राप्त जो जलधाराएं होती हैं उनके द्वारा मलबे के निक्षेपण से जो लंबी संरचना बनती है उसको ही एस्कर कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। फिर हिमनद के निक्षेप द्वारा, जी हाँ, हिमनद जो होता है जब उसका बहाव होता है, जब इकट्ठा होता है तो स्वाभाविक सी बात है एक टीला का आकार ले लेगा। तो हिमनद के निक्षेप से जो आकृति बनती है गोलाश्म, उसको ही क्या कहते हैं, टीले को
उल्टे अंडे के समान उसकी आकृति होती है तो उसको ड्रेमलिन कहते हैं। तो इस तरह से संरचना होती, मैंने इसको बना के भी दिखाया है यहाँ पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रेमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रेमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ना कि एस्कर की विशेषता है, जो कि विकल्प में दिया है तीसरे वाले में। माउंट एटना क्या है दोस्तों? माउंट एटना एक पर्वत, एक ज्वालामुखी है दोस्तों, याद रखना। कहाँ स्थित है? इटली के सिसिली द्वीप में। मोना लोआ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। कैसे याद रखेंगे? मोना मौन नहीं है बल्कि मुखर है, तो इतना रखिएगा, मोना मौन नहीं है। तो मोना लोआ जो उदाहरण है किसका है? सक्रिय ज्वालामुखी का। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। और हवाई द्वीप पर किसका नियंत्रण है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। हवाई द्वीप कहाँ है? अगला सवाल। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। इस तरह से, इसीलिए इसको कहते हैं MDA, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, प्री के संदर्भ में, मेंस के संदर्भ में नहीं। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसको देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत थ्योरी है इसमें। इसका सही कथन ही आपको बताऊंगा, कौन से कथन सही नहीं है। तो इसका एक ही कथन सही नहीं है। कौन सा? कि इसमें जो कहा गया है कथन में कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई कई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो यही गलत है, क्योंकि इतने लोग नहीं मरे थे, वहाँ पर कम लोगों की मौत हुई थी। महज नहीं कहा जा सकता दोस्तों, 2-3 लाख भी बहुत हुए लोग। 2-3 लाख लोगों की मौत हुई थी, ना कि 50 लाख की। तो सी वाला विकल्प गलत है, बाकी चारों सही हैं, बाकी तीनों सही हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? दोस्तों ये सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। ये उस समय 2004 में जब घटना हुई थी तो करंट अफेयर के रूप में 2005 में पूछ लिया गया था। तो आज भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उस पर थोड़ा बहुत नज़र बनाए रखा करिए। जैसे वो ब्रिज गुजरात में टूट के गिरा तो वहाँ कितने लोग मरे, इस तरह से देखिए, हूबहू मिलता जुलता प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं दोस्तों? तो याद रखना, नवीन मोड़दार पर्वतों में या फिर नवीन बलित पर्वतों में। जी हाँ, ये पर्वत जो हैं लगातार इनका निर्माण जो है चालू है अनवरत रूप से, इसलिए इनकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। इसीलिए जो है ऊंची चोटियां इन्हीं पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी है? एंडीज है, याद रखना है। कोकोज प्लेट किनके मध्य पाई जाती है दोस्तों? तो कोकोज प्लेट जो है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत महासागर प्लेट के बीच पाई जाती है। फिर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो है ग्रेट लेक प्रदेश से भी संबंधित है, अल्बामा प्रदेश से भी संबंधित है और पिट्सबर्ग से भी संबंधित है। तो ई विकल्प सही होगा। रस्ट बाउल का मतलब दोस्तों अमेरिका का एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जो लौह उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसमें जो है पेंसिल्वेनिया क्षेत्र भी शामिल है, ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग आदि क्षेत्र शामिल हैं। किलिमंजारो दोस्तों क्या है? तो एक आग्नेय गिरी का मतलब पर्वत होता है, आग्नेय का मतलब ज्वालामुखी। तो एक वोल्केनो है किलिमंजारो। कैसे याद रखेंगे? कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, मंजारो में मंजा को अलग कर दीजिए, ठीक है, और तंजानिया में तंजा को अलग कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो तंजा मंजा, ऐसे याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं दोस्तों, ऐसे ट्रिक कोई नहीं बताएगा। तो किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में, मंजा तंजानिया में। गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो चीन में स्थित है। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है दोस्तों? सभी लोग जान रहे होंगे, जोहान्सबर्ग जो है स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो हंगरी देश जो है स्थल रुद्ध देश है, याद रखना है। फिर बेल्जियम जो है, इसकी राजधानी देख लीजिए, ब्रुसेल्स, याद रखना है। यूक्रेन की कीव है, हंगरी की बुडापेस्ट है और रोमानिया की जो है बुखारेस्ट। तो ये राजधानियाँ भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ ली जाती हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं जो हैं किन देशों के साथ हैं? तो याद रखना है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ इजराइल की सीमाएं लगती हैं। इसकी राजधानी यरूशलेम
यरूशलम है, याद रखना है। अगर ये विकल्प में ना मिले दोस्तों तो तेल अबीब करके आना। तेल अबीब अगर विकल्प में है तो तेल अबीब करके आना, तेल अबीब। दोस्तों नेसेट जो है क्या है, यहाँ की संसद को नेसेट कहते हैं, यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है उसको मोसाद कहते हैं, और यरूशलम जो है इसकी राजधानी है। यही दोस्तों होता है MDA, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। संसार की छत किसे कहते हैं दोस्तों, तो पामीर को संसार की छत कहते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो श्रीलंका को कहा जाता है, और इसकी राजधानी जो बनी है नई उसका क्या नाम है, जयवर्धनेपुरा कोट्टा, याद रखना है। दूसरी राजधानी कौन सी है, कोलंबो, सभी जान रहे होंगे पहले वाली। हिंद महासागर का मोती भी इसको कहते हैं, एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों तीनों। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका होता है दोस्तों, कितना ढका होता है, तो याद रखना है, जान रहे होंगे 2/3, और 1/3 भाग जो है कैसा है दोस्तों, स्थलीय है, याद रखना है। अर्थात 70% पानी है पृथ्वी पर, और इतना ही पानी लगभग मनुष्य के अंदर भी होता है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है दोस्तों, तो उत्तरी ध्रुव है, याद रखना है। उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित है, पृथ्वी के केंद्र के। फिर है इतनी लंबाई चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। इस कटक का नाम दोस्तों क्या है, तो याद रखना है मध्य महासागरीय कटक, याद रखना है। गल्फ स्ट्रीम दोस्तों क्या है, एक महासागरीय धारा है, याद रखनी है, सीधे पूछा जाएगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो महासागरीय धारा है, ऐसा सवाल पूछा गया है। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसका स्वभाव कैसा है, प्रकृति कैसी है, तो याद रखना गर्म जल धारा है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और एक चौथा सवाल ये है कि ये कहाँ जो है किस महासागर में है, तो याद रखना अटलांटिक महासागर में है, तीसरा सवाल ये बन गया है। और जो है उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्तों राजधानी वाशिंगटन DC है, जो कहाँ स्थित है, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ग्रैंड कैनियन क्या है दोस्तों, एक प्रकार का खड्ड है, जी हाँ, अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है ग्रैंड कैनियन। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ दोस्तों स्थित है या कहाँ निर्मित है, तो याद रखना गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर है फिजी द्वीप अवस्थित है दोस्तों कहाँ, तो याद रखना प्रशांत महासागर में अवस्थित है, याद रखना है। इस वजह से और क्योंकि हाल ही में मतलब फरवरी में जो है यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। अगला सवाल किस क्रम का है, तो 12वें क्रम का है। फिजी की राजधानी दोस्तों जुबा है, याद रखना है, और यह एक द्वीपीय देश है। स्वेज नहर दोस्तों किन दो सागरों को जोड़ती है, तो याद रखना भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है दोस्तों ये, और इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह है, स्वेज पोर्ट, और उत्तरी सिरे पर जो है पोर्ट सईद है, सईद पोर्ट स्थित है। तो ये पोर्ट भी पिछली बार UPPCS में पूछ लिए गए थे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत से लोग जो हैं यूं ही देख के निकल जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सोचा करिए कि अगर आप किसी की सेवा ले रहे हैं तो उसको धन्यवाद स्वरूप कुछ नहीं तो एक खाली एक क्लिक ही तो करना है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगा के देखिए। मतलब सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं तो इतनी तो नैतिकता होनी ही चाहिए। चौथे पेपर में हम लोग यही तो पढ़ते हैं। पनामा नहर जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है दोस्तों, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। जी हाँ, मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है दोस्तों। कौन सी, पनामा, याद रखना है, उत्तरी अमेरिका को काट के बनाई गई है। उसकी एकदम जो नीचे चोंच निकली रहती है इस तरह से, ये वाली यहाँ से बनाई गई, यहाँ से जो है दक्षिण अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक क्या होता था दोस्तों, जो भी जहाज़ चलता था अगर उसको इधर आना होता था तो नीचे से होके आता था, अब जो है सीधे यहाँ से होके चला आएगा, तो यह सुविधा इसको हो गई है।
और वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है दोस्तों। और पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं दोस्तों हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक, याद रखना है। मैप अगर उठा के देखेंगे तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है मलक्का संधि। सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना है किसके किसके समानांतर है सुंडा द्वीप दोस्तों? तो जावा और सुमात्रा दोनों के समानांतर है, और ये दोनों द्वीप जो हैं हिंद महासागर में स्थित हैं, और सुंडा गर्त भी हिंद महासागर में स्थित है। ओजोन परत दोस्तों क्या बताती है? याद रखना है, अगला सवाल है ओजोन परत से संबंधित। तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को बताती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि वायुमंडल में जो है 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत स्थित होती है दोस्तों। ये जो है सूर्य की ओर से आने वाली कैंसरकारी और घातक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, याद रखना है। और ओजोन क्षरण के लिए दोस्तों जो गैसें जिम्मेदार होती हैं उनके उत्सर्जन पर नियंत्रण करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों किया गया। कहाँ दोस्तों? याद रखना है मॉन्ट्रियल कनाडा में। कब हुआ था दोस्तों इस संधि पर हस्ताक्षर? 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 1989 में जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। पृथ्वी की 1989 को लागू हुआ था, संधि पे हस्ताक्षर तो 1987 में ही हो गए थे। अगला सवाल, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसमें जो है जो सबसे नज़दीक विकल्प है वह 10 से 20 किलोमीटर। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाला साठा पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं दोस्तों? ये पछुआ पवनें होती हैं दोस्तों, और ये जो है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, याद रखना है। काहिरा का समय ग्रीनविच से दोस्तों कितना आगे है? 2 घंटे आगे है, अतः वह स्थित है किस देशांतर पर? तो याद रखना है दोस्तों 24 टाइम जोन में बांटा गया है संपूर्ण पृथ्वी को, और पृथ्वी जो है 24 घंटे में जो है 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में दोस्तों कितना घूमेगी? तो 360/24, तो 1 घंटे में जो है 15 डिग्री घूमेगी। क्योंकि काहिरा हम लोग जान रहे हैं कहाँ पर स्थित है। काहिरा हमारे पश्चिम में स्थित है, और जो 0 डिग्री लाइन है GMT ग्रीनविच मीन टाइम उससे पूर्व में स्थित है। तो ये कह रहे हैं काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, मतलब 2 घंटे का मतलब 15 डिग्री और 15 डिग्री, तो कितना, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हाँ 15 डिग्री और 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री, फिर अगले 1 घंटे में 15 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा, या कहाँ पर स्थित होगा? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो सही विकल्प बी होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है दोस्तों? तो सही जवाब है 22 दिसंबर, क्योंकि इसी दिन जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबत आपतित होती हैं, तो दिन की जो अवधि है वह बढ़ जाती है। यदि बात उत्तरी गोलार्ध की जाए तो वह दिन कौन सा होगा? तो याद रखना 21 मार्च। हाँ दोस्तों ठीक है, 21 मार्च को तो बराबर होता है दोस्तों। खैर इस पर बाद में देख लेंगे इसको, लेकिन अभी यही इसी प्रश्न के संदर्भ में देख लीजिएगा, ज़्यादा समय देने के लिए है नहीं हम लोगों के पास। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर, इतना ही याद रखिएगा। अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही, इसमें कुछ और दिया है, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है। महाद्वीप अलग कैसे हुए दोस्तों? तो याद रखना है विवर्तनिक क्रिया, जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण जब विभिन्न प्लेटों से हुआ है, और इन्हीं प्लेटों के ऊपर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं, और ये प्लेटें जो है गतिमान अवस्था में हैं। तो ये जब गति करती हैं तो जो है वैसे ही महासागर और महाद्वीप भी गति करते हैं। तो इसी गति के कारण जो है, जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, महाद्वीप अलग हुए। पहले क्या था? पैंजिया था। बलन क्रिया किसका परिणाम है दोस्तों? तो याद रखना है पर्वत निर्माणकारी बलों का परिणाम है, याद रखना है। अंतर्जात बलों के अंतर्गत
पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं दोस्तों, जिनको संपीड़न बल और तनाव बल कहा जाता है। मतलब कुछ खिंचाव पैदा करने वाले बल होते हैं, कुछ परस्पर टक्कर पैदा करने वाले, संपीड़न पैदा करने वाले बल होते हैं। तो इन्हीं के कारण पर्वत निर्माण होता है। अंतर्जात, अगर सीधे विकल्प में दिया जाता अंतर्जात बल, तो सही विकल्प अंतर्जात बल होता। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, कौन सी है? आल्प्स, याद रखना है। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? एल्ब्रुस चोटी है, याद रखना है। और बात करें आल्प्स की, तो इसका सर्वोच्च बिंदु जो है माउंट ब्लैंक है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल भी यहीं पर स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का यह सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए ग्रेट लगा है तो समझ जाइएगा, ग्रेट है तो सबसे बड़ा ही होगा। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो सही जवाब है लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। बाकी जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल सबकी सीमा जो है मृत सागर से लगती है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पंपाज कहते हैं, याद रखना है। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षांश भी कहते हैं दोस्तों। घास के मैदान होते हैं। और इन्हीं अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों की बात करें तो प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में अवस्थित हैं। डाउन्स घास के मैदान एकदम डाउन में, मैप में अगर डाउन में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया मिलेगा आपको, तो ऐसे याद रखिएगा, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है दोस्तों? किसी देश की राजधानी नहीं है। तो सही जवाब है सिडनी। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी, रियाद सऊदी अरब की राजधानी। सिडनी क्या है दोस्तों? सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो सही जवाब है हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज एक कटक है, उसी का नाम है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत दोस्तों क्या है? भूमि है, याद रखना है दिए गए विकल्पों में। फिर है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन दोस्तों कितना है? तो याद रखना 35 पीपीटी। ट्रिक आपको बताएं, अरब सागर भारत के इस तरफ है तो ये भी 35 हो गया है। फिर हिंद महासागर बीच में, इधर बंगाल की खाड़ी है तो हिंद महासागर में भी 35 है, और बंगाल की खाड़ी में भी पूछा जा सकता है तो यहाँ पर 30 है। तो 35, 35 और 30 इस तरह से घटते क्रम में बढ़िएगा तो चीज़ें याद रहेंगी। अगली बार हो सकता है बंगाल की खाड़ी में पूछ ले तो 30 है वहाँ की लवणता, और यह लवणता जो है, खैर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो मृत सागर में है। यदि दोस्तों यहाँ पर विकल्प होता तुर्की की बान झील, तब सही उत्तर होता बान झील। जी हाँ, तो सर्वाधिक लवणता बान झील में है, दूसरा नंबर मृत सागर का है, याद रखिएगा। सारगैसो सागर एक हिस्सा है किस सागर का? तो याद रखना है उत्तरी अटलांटिक महासागर का है दोस्तों। यह एक प्रकार की घास है, वनस्पति है, जो उत्तरी अटलांटिक सागर में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन सी है? अमेज़न है, याद रखना है। यह विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है। बड़ी का मतलब अपवाह क्षेत्र इसका सर्वाधिक है। बात अगर सबसे लंबी नदी की करें तो नील नदी है, नाइल भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। फिर मिलाना है दोस्तों शहर और किस नदी के किनारे हैं दोस्तों, कैसे मिलाएंगे? रॉटरडैम कहाँ स्थित है दोस्तों? राइन में। कैसे, लॉजिक कैसे याद रखने का, क्या है लॉजिक? राटर का रा और राइन का रा दोनों एक ही हैं तो राइन नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे, पेरिस का सा और सीन का सा दोनों को मिला दीजिएगा, इस तरह से चीज़ें कर जाएंगे। बुडापेस्ट का डा और डेन्यूब का डा, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। वाशिंगटन पोटामैक के किनारे, इसका टा और इसका टा दोनों में टा है तो वाशिंगटन पोटामैक हो गया। चीज़ें अगर इस तरह से दोस्तों, ऐसे ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, देख लीजिएगा औरों से तुलना करके। जो चीज़ें आपको दे रहा हूँ बड़ी बड़ी कोचिंगों में पीसीएस के नाम पे इधर उधर घुमाते रहते हैं और ऐसा कंटेंट नहीं देते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? तो बाब अलमंदेब। ये दोस्तों मैपिंग से संबंधित है। अब मैप यहाँ पर आपको दिखा पाना थोड़ा मुश्किल काम है तो उसको आप देख लीजिएगा। हारमुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। अगर आप
एक सिंसियर अभ्यर्थी रहे होंगे तो मैप आपके दिमाग में घूम रहा होगा, जैसे ही मैं बोलता हूँगा वैसे ही क्लिक कर जाता होगा। बास्पोरस जल संधि जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। फिर सुमेलित करना है दोस्तों, किसे किसे। अत्याधिक गर्म जो है दोस्तों कौन सा है, सहारा मरुस्थल। अत्याधिक ठंडा स्थान दोस्तों अंटार्कटिका। अत्याधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी। अत्याधिक सूखा स्थान चिली। इसको यूं ही मिला देना है। किस मिट्टी में केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है दोस्तों। केसिका क्या है, जैसे कोई बत्ती है अगर कपड़े की और उसको मिट्टी के तेल में डुबोया जाए तो उस पर तेल ऊपर चढ़ने लगता है, इसी प्रक्रिया को केसिकत्व कहते हैं। तो केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है तो चिकनी मिट्टी में, याद रखना है। बलुई मिट्टी में सबसे कम होती है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है दोस्तों, तो चीन है, वही प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो वहाँ पर सोने का खनन होता है। कहाँ स्थित है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में भी प्रसिद्ध है। निम्न देशों में से किस देश ने 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया दोस्तों, तो चीन ने किया था और वर्तमान में भी चीन ही सोने के उत्पादन में अग्रणी है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों कौन सा है, तो प्रश्नकाल के दौरान भारत था, लेकिन अब जो है चीन ही है। तो अब भारत चौथे स्थान पे, भारत तीसरे स्थान पे है। तो चीन प्रथम, रूस दूसरे, भारत तीसरे। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है दोस्तों, तो वेनेजुएला में है, याद रखना है। और यहीं पे घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, लानोज, याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, तेल के कोष सबसे ज़्यादा जो है कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। फिर कोयले का सामान्य प्रकार दोस्तों कौन सा होता है, बिटुमिनस होता है, याद रखना है। और कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर जो है घटता क्रम कुछ इस प्रकार है, ABLP, याद रखिएगा, ABLP। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट में सर्वाधिक, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट और सबसे कम पीट, याद रखना है ये ट्रिक, ABLP। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था ट्रिक, कौन सा था, सीड। ये जो है क्या है दोस्तों, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हैं, याद रखिएगा। लोग समझ गए होंगे जिन लोगों ने कल वीडियो देखी होगी। मेरा उद्देश्य यहाँ पर एक बार आपको रिकॉल करवाना था। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में कौन कौन से शामिल होते हैं दोस्तों, तो सही जवाब है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है दोस्तों, तो लंदन है, याद रखना है। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों दोस्तों, विकिरण के कारण। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी, आप लोग जानते होंगे, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को रात के समय पृथ्वी जो है ऊपर के लिए छोड़ती है, आसमान की ओर विकृत करती है। तो दोस्तों अगर आसमान में बादल होते हैं तो यह ऊर्जा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाती है और क्या होता है, वह ऊपर ही टंग जाती है। तो इस वजह से पृथ्वी गर्म रहती है। और यदि बादल नहीं है तो यह ऊर्जा ऊपर चली जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि रातें अपेक्षाकृत ठंडी हो जाएंगी। मानसून का निवर्तन इंगित होता है किससे दोस्तों, तीनों विकल्प सही हैं। साफ आकाश से, ठीक है, आकाश जब साफ होने लगता है तो मानसून लौटने लगता है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से। तीसरा, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, याद रखना है। तीनों विकल्प सही हैं। फिर है निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है दोस्तों, तो दूसरे वाले का सही मिलान है। क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा होती है दोपहर में यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूरज जो है लंबवत आपतित होता है तो तापमान ज़्यादा हो जाता है, सतह ज़्यादा गर्म हो जाती है और संवहन की प्रक्रिया होती है, जलवाष्प ऊपर उठती है, संघनित होकर बरस जाती है। तो यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है और ज़्यादा वर्षा होती है, याद रखना है। दोपहर के पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती है यहाँ पर। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है दोस्तों, तो पंपाज में नहीं है, याद रखना है। अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। मध्य चिली, केप टाउन तथा एडिलेड
जो कि ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पंपाज में उष्ण जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी में दोस्तों गा है। तो देखो गा किस में होगा? कांगो में गा होगा। तो सही जवाब है कांगो में। तो पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? कांगो में पाए जाते हैं। शिकारी जनजाति है दोस्तों, पेड़ों पर रहती है और इसकी झोपड़ियों को क्या कहते हैं? मोंगुलस। देखिए मोंगुलस में भी गा है और पिग्मी में भी गा है और कांगो में भी गा है। तो इस तरह से याद रखिएगा। पिग्मीज निवासी हैं दोस्तों अफ्रीका के। फिर से वही सवाल। फिर एस्किमो की बात करी जाए दोस्तों तो ये उत्तरी ध्रुव पर निवास करते हैं। तो सही जवाब होगा एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो कनाडा में रहते हैं। इसके अलावा विकल्प में अलास्का भी हो सकता था, ग्रीनलैंड में भी रहते हैं ये, उत्तरी रूस में भी रहते हैं। एस्पेरेंटो क्या है दोस्तों? यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, याद रखना है। और बनाया किसने था इसको? जेमेन हाफ ने बनाया था, ये भी याद रखना है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों कौन सा है? चीन है, याद रखना है। और दूसरे स्थान पर भारत है अपना, यह भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। शहतूश क्या है दोस्तों? एक प्रकार का सुंदर गर्म और हल्का ऊन है। यह कहाँ पैदा होता है दोस्तों? चीन में पैदा होता है। क्यों दोस्तों? चीन के तिब्बत में एक जानवर पाया जाता है जिसको तिब्बती एंटीलोप कहते हैं और उसको चीरू भी कहते हैं। तो उसके जो बाल होते हैं उन्हीं से इस ऊन का निर्माण किया जाता है। तो सीधे कई सवाल यहाँ पर बनेंगे कि तिब्बती एंटीलोप कहाँ पाया जाता है, या चीरू कहाँ पाया जाता है, या फिर शहतूश क्या है, एक प्रकार का साल है, या फिर दोस्तों शहतूश साल का निर्माण किसके बालों से होता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कई सवाल बनेंगे, इस तरह से दिमाग को चलाते रहा करिए। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला है? खुद पढ़ते समय खुद का दिमाग ऐसा रखा करिए कि आपको लगे कि आप ही एग्जामिनर हैं। यदि आप एग्जामिनर की जगह पे होते तो पेपर कैसे सेट करते, इस भाव से पढ़ा करिए। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है दोस्तों? तो याद रखना है ईरान। फाओ की हाल ही की रिपोर्ट में यह बताया गया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करिए भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जो केसर के लिए जाना जाता है, वह है दोस्तों जम्मू कश्मीर, JK, याद रखना है। और फाओ की बात अभी भी कर चुका हूँ, भूल सुधार था। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में कौन सा देश अग्रणी है? तो चीन अग्रणी है दोस्तों। और अभी क्या है दोस्तों? ये तो प्रश्न काल का सवाल था। 1995 में चीन अग्रणी था, लेकिन अभी जो है दोस्तों अग्रणी कौन है पत्थर कोयले के उत्पादन में? अमेरिका। और दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर हमारा प्यारा भारत महान। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों? तो प्रश्न काल में जो था सऊदी अरब करता था, लेकिन अभी जो है कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। इसके बाद रूस का स्थान है। बात अगर भंडारण की करी जाए तो फिर वेनेजुएला में स्थित है भंडारण सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन में अमेरिका, दूसरे स्थान पर रसिया। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला है दोस्तों? तो कजाकिस्तान है, याद रखना है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। बस यही दो याद रखिएगा। और बात करें भंडारण की तो वो भी कजाकिस्तान में ही सर्वाधिक है। भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान की राजधानी दोस्तों अस्तना, याद रखना है। टिन कहाँ मिलता है दोस्तों और कैसे मिलता है, किन प्रकार के शैलों में मिलता है? तो याद रखना है टिन जो है प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है और टिन के उत्पादक देशों में चीन प्रथम स्थान पर है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, यही मृदा संरक्षण कहलाता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जहाँ चूना पत्थर होता है। जी हाँ दोस्तों, टेरा रोसा एक प्रकार की मिट्टी होती है जो लाल मृदा से एक तरह से बनती है और उसमें चूना पत्थर के अवशेष शामिल होते हैं। और इस प्रकार की मिट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाती है? यूपी में गोरखपुर में। तो यूपी वाले देख लें, गोरखपुर में टेरा रोसा एक प्रकार की मिट्टी है जो तब बनती है जब मिट्टी को जो है पका लिया जाता है, इससे बर्तन बनाए जाते हैं। इसको टेराकोटा भी कहते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो मकर रेखा के
विषुवत रेखा के आसपास मिलते हैं। हमको पता है वहाँ पर प्रतिदिन वर्ष भर वर्षा होती है, तो इस वजह से सर्वाधिक और तापमान भी अधिक होता है, तो सर्वाधिक वनों का विकास इसी क्षेत्र में होता है। तो अमेजन बेसिन भी आता है इस क्षेत्र में, कांगो बेसिन भी आता है। अगला सवाल, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है दोस्तों? तो कनाडा है, याद रखना है। लेकिन अभी जो हाल का डाटा है उसके अनुसार सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका करने लगा है। अगला सवाल, सूची को मिलाना है दोस्तों, क्या है सीधे बता ही देता हूँ। रेलवे मार्ग हैं और उनके जोड़ने वाले स्थानों की बात कही गई। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो किसको जोड़ता है दोस्तों? तो पेरिस से बारसा को जोड़ता है। फिर है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है किसको जोड़ता है दोस्तों? पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। नहीं, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ब्यूनस आयर से बालपरेजो को जोड़ता है। फिर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दोस्तों लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। फिर है ओरिएंट एक्सप्रेस दोस्तों किसको जोड़ती है? पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ती है। तो ये चारों रेल मार्ग हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है दोस्तों? तो कैनबेरा नहीं है। कैनबेरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, याद रखना है। बाकी सभी पत्तन नगर हैं। न्यूयॉर्क दोस्तों हडसन नदी के किनारे है, ये भी याद रखना है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सेंटोस। जी हाँ, ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। सर्वाधिक काफ़ी निर्यात यहाँ से होता है, इसीलिए इसको विश्व का कहवा पत्तन भी कहते हैं, काफ़ी पोर्ट। पर्यावरण किससे मिलकर बनता है दोस्तों? तो जैविक घटक, भू आकृतिक घटक और अजैविक घटक तीनों के मेल से बनता है, तो इसलिए सही विकल्प डी होगा, उपर्युक्त सभी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। इसका साथियों इंग्लिश वर्जन क्या होगा? UNFCCC। जी हाँ, इसकी फुल फॉर्म अभी यूपी पेट में पूछ ली गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, CCC। तो इस तरह से याद रखिएगा। और इस प्रकार दोस्तों विश्व का भूगोल हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो है भारत का भूगोल हम करेंगे और जल्दी से जल्दी आपको सारा मैटर जो है उपलब्ध करा देंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।